What's up guys, welcome back to the channel. This is day 7th of our one shot series और इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है हमारा चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्टाफिंग। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो 5 फंक्शंस थे किसके, मैनेजमेंट के। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उनमें से प्लानिंग हमने पढ़ लिया है कि हमें प्लान कैसे करना है चीज़ों को। आफ्टर दैट हमने ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली। अब बेटा जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब हमें स्टाफिंग में क्या करना है बेटा कि जो भी हमने मटेरियल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया था, जो डिपार्टमेंट्स बनाए थे हमने ऑर्गेनाइजिंग में, उन डिपार्टमेंट्स में अब हमें क्या करना है, लोगों को लेके आना है ना भाई। जब हम लोगों को लेकर आएंगे तभी तो हमारे डिपार्टमेंट्स में काम होगा, राइट। तो इस प्रोसेस को या फिर इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को ही क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम इसको पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं ओरली तुम्हें समझाऊं कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है बेटा, तो जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमने चीजों को क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, डिपार्टमेंट्स बनाए थे। ठीक है, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से बेसिस पर बनाए थे, 2 बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाए थे, या तो फंक्शंस के बेसिस पे या तो फिर यूनिट्स के बेसिस पे, राइट, डिविजन्स के बेसिस पे हमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे। अब हमें क्या करना है बेटा, वो जो हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए थे ना, उसमें हमें लोगों को लेके आना है। इट मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें लोगों को लेके आना है। देखो स्टाफिंग नेम से ही पता चल रहा है हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, स्टाफ के बारे में। तो स्टाफिंग में जो भी होगा वो किससे रिलेटेड होगा, स्टाफ से रिलेटेड होगा। अब देखो लिखा क्या हुआ है, मैं वो समझाती हूँ। Staffing is the managerial function of hiring and developing the required human resources to fill various positions in an organization. क्या है बेटा स्टाफिंग? स्टाफिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं और उनको रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से डेवलप करते हैं। और जो भी पोजीशंस होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, जो भी वैकेंसीज होती हैं, जो वेकेंट पोजीशंस होती हैं, उनको फिल करते हैं। इसी सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। नाउ बेटा स्टाफिंग तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, राइट मैम, स्टाफ तो सब में आता है। तो क्या सारे ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफिंग हो रही होती है? यस बेटा, सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफिंग हो रही होती है, लेकिन सिर्फ स्टाफ को लेके आना स्टाफिंग नहीं होता है। तो फिर और क्या है स्टाफिंग में, देखो, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, रिक्रूटिंग suitable candidates, selecting the best ones, placing them on the job and training them for effectiveness। अब स्टाफिंग में कितना सारा काम आ गया। सबसे पहले क्या भैया, हमें ह्यूमन रिसोर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना है। इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक वर्क लोड एनालिसिस और दूसरा वर्क फोर्स एनालिसिस। हमें कितने लोगों की जरूरत है, दैट इज वर्कलोड, और कितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दैट इज वर्क फोर्स। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स नीड कितनी है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जब हमें पता लग जाएगा कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, देन रिक्रूटिंग सूटेबल कैंडिडेट्स। ना बेटा रिक्रूटिंग का मतलब रख लेना नहीं होता जॉब पे। रिक्रूटिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को इंस्पायर करना कि हमारे यहाँ ये वैकेंट पोजीशंस खाली है, वैकेंट है ये पोजीशंस, तो आप प्लीज आइए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या कीजिए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट डायरेक्ट प्लेसमेंट दे देना नहीं होता। रिक्रूटमेंट क्या है, लोगों को इंस्पायर करना कि भैया आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आइए और प्लीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पोजीशंस क्या है, वेकेंट है, तो आप इनके लिए अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, फिर हम जो सूटेबल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए क्या करेंगे, रिक्रूटिंग करेंगे। इट मीन्स अगर मेरा बेसिक क्राइटेरिया है कि मुझे ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, तो ग्रेजुएशन से कम जितने भी लोग आएंगे ना, जिनका ऐसा मेरे पास रिज्यूमे आएगा जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई हुई है, तो उनको हम पहले ही हटा देंगे। ओके, उसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट वंस। अब बेटा 5 लोगों की मुझे जरूरत थी, 50 लोगों के रिज्यूमे आए, सीवी आई मेरे पास, तो क्या मैं 50 के 50 रख लूंगी? नहीं ना। उन 50 लोगों में से बेस्ट 5, क्योंकि मुझे कितने चाहिए, 5 ही लोग चाहिए। अगर 5 ही लोग मुझे चाहिए और 5 ही आएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे रखना ही पड़ेगा उनको, राइट। लेकिन जब 5 लोग होंगे, 5 लोगों की हमें जरूरत होगी और 50 लोग हमारे पास आएंगे, तो हम बेस्ट 5 उनमें से क्या कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे, राइट। इसी के लिए हम क्या करते हैं, रिक्रूटिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने जॉब की तरफ, और फिर उनमें से बेस्ट वंस जो होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स नीड,
उसके बाद रिक्रूटमेंट और सिलेक्टिंग द बेस्ट वंस, देन बेटा सिलेक्ट करने के बाद प्लेसिंग देम ऑन द जॉब। जब हमारे बेस्ट 5 कैंडिडेट्स हमें मिल जाएंगे तो हम उनको उनकी जॉब पर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। उनसे बोलेंगे कि आइए भैया ये आपका काम है, इट मींस ये आपकी जॉब है तो आप अपनी जगह ले लीजिए, हम उनको प्लेसमेंट दे देंगे। ओके मैम। एंड ट्रेनिंग देम फॉर इफेक्टिवनेस। अब बेटा सिर्फ उनको जॉब दे देना, सिर्फ उनको प्लेसमेंट दे देना, इससे हमारा काम नहीं हो पाएगा। अब हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, देखो सब लोगों का जो माइंड होता है वो अलग होता है, सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं, राइट। कोई आपके पास जो कैंडिडेट आया वो पहले से एक्सपीरियंस होगा, कोई हो सकता है फ्रेशर होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का माहौल दूसरा है काम करने का, जिसमें वो करके आया होगा उसका दूसरा होगा। तो हमें क्या करना है बेटा, अब इफेक्टिवनेस के लिए कि वो ज्यादा जो काम करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को वो इफेक्टिवली काम हो पाए, इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। इट मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसा काम होता है उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग इज मैंडेटरी, बिना ट्रेनिंग के काम बिगड़ जाएगा बेटा। ओके, ये तो हो गई हमारी क्या, स्टाफिंग। इन सिंपल वर्ड्स स्टाफिंग इज अबाउट पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। स्टाफिंग का क्या मतलब है, सही इंसान को सही जगह पे और सही समय पे लगा देना। इट मीन्स अगर इंसान सही है, उसको जॉब सही नहीं दी है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो काम नहीं दिया, कोई काम नहीं हो पाएगा। इंसान भी सही है, जॉब भी सही है, लेकिन सही टाइम पे काम नहीं दिया तब भी काम बिगड़ जाएगा। तो ये तीनों चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, समझ आया स्टाफिंग क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। मैम जरूरत क्या है इस स्टाफिंग को करने की, क्या हम बिना स्टाफिंग के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते, क्या हम अपनी फर्म को रन नहीं कर सकते बिना स्टाफिंग के। देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले बेटा हेल्प्स इन डिस्कवरिंग टैलेंटेड इंडिविजुअल्स। स्टाफिंग की हेल्प से ही हमें टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को हम सर्च कर पाएंगे। देखो स्टाफिंग में हमने कितना सब कुछ किया। सबसे पहले तो नीड आइडेंटिफाई की, कितने लोगों की जरूरत है। उसके बाद रिक्रूटमेंट, 50 लोग आए, उनमें से हमने सिर्फ 5 को बेस्ट को सिलेक्ट किया, राइट। तो ये क्या कर रहा है बेटा, टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को फाइंड करने में हमारी हेल्प कर रहा है, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंस यही है कि हेल्प्स इन डिस्कवरिंग टैलेंटेड इंडिविजुअल्स। Staffing helps identify individuals who have the right skills and the qualifications for a particular job, increasing efficiency and reducing errors. अब बेटा जिसको जिस काम में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जो उस काम में एक्सपर्ट होगा, उसी को वही काम देंगे तो वो काम ज्यादा बेटर तरीके से हो पाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाने का काम देंगे तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊंगी, राइट। बट मुझे कोई बोले कि आप कपड़े की शॉप पे जाके बिजनेस करो, कपड़े बेचो, क्या मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है ना, राइट। तो जो काम जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको वही काम दो, और स्टाफिंग हमारी ये काम करने में हेल्प करता है, जिससे हमें क्या होता है बेटा, हमारा जो भी काम होता है उसमें एरर्स कम हो जाते हैं और प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ हम क्या कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट वी हैव एनहांसेस ओवरऑल परफॉर्मेंस। नाउ बेटा well chosen and trained staff contribute to better quality of work and improved organizational productivity। जब हम अच्छा स्टाफ लेके आएंगे फिर उसको भी ट्रेन करेंगे तो बेटा वो एक्सपर्ट हो जाएगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ काम करेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, राइट। वही क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है। ओके, इसमें भी हमारी हेल्प कौन करता है, स्टाफिंग। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ रहा है बेटा हमारा एंश्योर्स बिजनेस कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ। देखो ओनर कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, उसके पास कितना ही दिमाग क्यों ना हो, क्या एक इंसान सारा ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है, नहीं चला सकता बेटा। जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ अच्छा नहीं आएगा ना तब तक कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, चाहे टॉप मैनेजमेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अगर आपके पास स्टाफ अच्छा नहीं है तो फिर आप कभी सक्सेस की तरफ जा ही नहीं सकते, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको काम करने के लिए उन लोगों की जरूरत है जो रियलिटी में ग्राउंड पे काम करेंगे, फ्लोर पे काम करेंगे, राइट। अब जब फ्लोर पे काम करने वाले ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर कंटिन्यूटी भी क्या बोल सकते हैं हम, इंश्योर नहीं है, ये श्योर नहीं है कि हमारा बिजनेस चलेगा भी, ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो स्टाफिंग हमारी हेल्प करेगा कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा उसकी ग्रोथ हो, हम सक्सेसफुली काम को करते चले जाए। क्या लिखा हुआ है, थ्रू सक्सेसफुल प्लानिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इट एंश्योर्स द बिजनेस कंटिन्यूज स्मूथली एंड प्रिपेयर्स फॉर द फ्यूचर। उसके बाद improves human resource utilization, avoids both overstaffing and understaffing। देखो सबसे पहली बात क्या है
कि जब हम स्टाफिंग करेंगे, हमने पहले ही मैंने आपको बताया हम दो चीजों का एनालिसिस करते हैं, वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस। बेटा अगर हम स्टाफिंग की इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो होगा क्या कि मुझे पता है मुझे 5 लोगों की जरूरत है, तो मैं 5 ही को लेके आऊंगी, ना तो मैं 10 ले आऊंगी, ना तो मेरे 2 ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते करेंगे तो ओवर स्टाफिंग भी हो सकती है, ज्यादा स्टाफ भी आ सकता है और अंडर स्टाफिंग भी हो सकती है। पता चला लास्ट में जब हम बोल रहे हैं तो एक हमारी पोजीशन ही वेकेंट डली हुई है, राइट। Ensuring employees are optimally used without burnout और under employment। और जितना भी हम स्टाफ लेके आ रहे हैं बेटा उनको हम क्या कर पा रहे हैं, यूटिलाइज उनको अच्छे से कर पा रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। ये भी कौन इंश्योर करता है, स्टाफिंग। ओके, इसके बाद क्या आ रहा है, बूस्ट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। When people are well placed and trained, they feel more satisfied and motivated, reducing employee टर्नओवर। अब क्या होता है बेटा, जब हम अच्छे तरीके से एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाते ही, राइट। तो जो एम्प्लॉय होगा जिसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए हैं बेटा, वो काम को अच्छे तरीके से समझ जाएगा। पहले ही हम उसको देख परख के लाए कि हमें ये काम है, आप इस काम के लिए आए हुए हो, उसके ऊपर से हमने उसको ट्रेन भी कर दिया। तो क्या एम्प्लॉय खुद से सेटिस्फाइड फील नहीं करता, क्या कॉन्फिडेंट फील नहीं करता अपने काम को लेकर? और जब कॉन्फिडेंट फील करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा अच्छे से काम करेगा और टर्नओवर हमें देखने को नहीं मिलेगा। टर्नओवर का क्या मतलब है कि आज आया कोई एम्प्लॉय, 10 दिन उसने काम किया, उसको पसंद नहीं आया, छोड़ के चला। ठीक है, समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है बेटा हमारा स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, ये एक समुद्र है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग इसका एक छोटू सा पार्ट है। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती है बेटा, लेकिन स्टाफिंग में हम कुछ ही चीजों को पढ़ते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेटा है कौन, स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, लोग एमबीए करते हैं एचआर में, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, अलग चीज है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है क्या, स्टाफिंग। क्यों है मैम ऐसा? क्योंकि बेटा ह्यूमन रिसोर्स में सारे ही ह्यूमन रिसोर्स को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उनको पूरा मतलब लेके आने से जाने तक पूरा उनका देखभाल करना। अब हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, हर इंसान की अपनी लाइफस्टाइल होती है, अपना वे ऑफ वर्किंग होता है। 100 लोग आ रहे हैं, उनकी 1000 प्रॉब्लम्स होती है। तो जो एचआर बैठा होता है बेटा, उसको उन 1000 प्रॉब्लमों के साथ क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, राइट। सो एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो एक डिफरेंट चीज है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। स्टाफिंग छोटा सा इसका एक पार्ट है। ये समझ आया? What is HRM? आखिर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, HRM stands for Human Resource Management, which is the process of managing people in an organization in a structured and efficient way. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, हमें उनको अच्छे तरीके से क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, संभाल के रखना है। अगर कोई लड़ रहा है तो हमें उसको प्यार से भी समझाना है, अगर जरूरत पड़ रही है तो हमें डांटना भी पड़ रहा है, राइट। लोगों की थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, हमें उनके साथ डील करना पड़ रहा है। सो HRM इज अ डिफरेंट थिंग। ये क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, नाउ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। देखो हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ी हुई है, राइट, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ी हुई है, ऐसे ही हमें क्या पढ़ना है अब, स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेस है तो हम सीक्वेंस में याद रखेंगे, ऊपर नीचे पॉइंट्स को नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में पहला स्टेप क्या आ रहा है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। मैंने अभी आपको बताया था पहला प्रोसेस क्या है बेटा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करने का मतलब है कि हमें जरूरत कितने लोगों की है, वर्कलोड और वर्क फोर्स एनालिसिस। भाई कितने लोगों की जरूरत है, दैट इज वर्कलोड। कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक्चुअली वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वर्क फोर्स। फर्स्ट स्टेप क्या है स्टाफिंग प्रोसेस की, कि हम पहले एस्टिमेट करेंगे कि हमें मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें कितने लोग चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। Before hiring anyone, the organization needs to know how many people are needed and what type of skills are required. This involves workload analysis and workforce analysis. उसके बाद this step ensures there is no overstaffing or understaffing. It helps plan ahead and hire only when necessary. तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हमारा पहला स्टेप है किसका, स्टाफिंग प्रोसेस का। सबसे पहले हम ये पता करेंगे किसी को भी हायर करने से पहले कि हमें कितने लोग चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए। तो हमें उनमें कैपेबिलिटीज क्या ढूंढनी है, राइट। अगर मुझे पीपीटी के लिए कोई बंदा चाहिए, मैं वीडियो एडिटिंग वाला ले आऊं तो मेरा काम वैसे ही निकल जाएगा, राइट। तो
करना है, सबसे पहले तो ढूंढना है कि हमें चाहिए कितने हैं, उसके बाद किस टाइप का इंसान हमें चाहिए वो हमें पता करना है। ये है पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग। सेकेंड हमारा आ रहा है बेटा रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट मैंने अभी आपको समझाया, रिक्रूटमेंट मतलब प्लेसमेंट देना नहीं होता। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जॉब की तरफ अट्रैक्ट करना, इंड्यूस करना। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है। वंस द नीड फॉर मैन पावर इज आइडेंटिफाइड, जब हम मैन पावर की नीड को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमें कितने लोग चाहिए, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बेटा, अब हमें पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। हमें 5 लोग हायर करना है, हम कोशिश करेंगे 500 आए। उन 500 में से हम 5 को बेस्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। Recruitment is the process of creating a pool of suitable applicants for the job. Can be done through internal within the organization or external outside sources means. Now, बेटा रिक्रूटमेंट दो टाइप से हो सकती है, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है मैम, क्या मतलब है? इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बेटा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, हम उन्हीं को किसी वेकेंट जॉब के लिए क्या कर दे, ले लें। दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ऑब्वियस सी बात है, बाहर से हम लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, ये पोजीशंस वेकेंट है। ओके, अब इंटरनल में क्या हो सकता है, या तो हम अपने एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय का क्या कर दे बेटा, प्रमोशन कर दे, राइट, या फिर क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। इंटरनल में हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो हम प्रमोशन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हमें इंसान चाहिए ना, बाहर से हम नहीं ले रहे हैं इंटरनल में। तो या हम किसी का प्रमोशन कर देंगे, या फिर मान लो 2 ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस है एक ही सिटी में, या फिर दूसरे सिटी में भी चलेगी, तो फिर हम क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर में क्या होगा, स्टेटस सेम, सैलरी सेम, पोजीशन सेम, सब कुछ सेम होता है, बस हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह कर देते हैं एज पर आर नीड। ओके, नाउ द मेन एम इज टू एनकरेज मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई सो दैट देयर इज अ गुड नंबर ऑफ चॉइसेस ड्यूरिंग सिलेक्शन। बेटा रिक्रूटमेंट का मेन एम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करना जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, जिससे हम क्या कर पाए, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाए। क्योंकि मैंने अभी बोला था अगर 5 की जरूरत है, 5 ही आएंगे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी भाई उन 5 को रखना, क्योंकि हमें जरूरत है। लेकिन अगर 500 आएंगे तो हम 500 में से 5 बेस्ट क्या कर पाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट कर पाएंगे। इट्स अबाउट इन्वाइटिंग पीपल टू अप्लाई, नॉट चूजिंग देम येट। क्या है बेटा, ये बहुत सिंपल लाइन लिखी हुई है, लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं हम, प्लेसमेंट नहीं दे रहे, रख नहीं ले रहे हैं तुरंत ही रिक्रूटमेंट में हमने रख लिया, नहीं भाई, हम सिर्फ आपको बुला रहे हैं। अब हम देखेंगे आप हमारी जॉब के लिए फिट हो कि नहीं हो, अगर हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं हो तो सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम, अभी आप कैपेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रही है हमारी थर्ड प्रोसेस, सिलेक्शन। सबसे पहले क्या, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा क्या पढ़ा हमने, रिक्रूटमेंट। अब तीसरी स्टेप क्या है बेटा, सिलेक्शन। फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स आर चूजन। जो भी हमारे पास एप्लीकेंट्स आए थे, जो भी एप्लीकेंट्स आए थे हमारे किसमें, रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट में, उनमें से हम क्या करेंगे, बेस्ट कैंडिडेट्स को अब इसमें सेलेक्ट करेंगे, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन इज अ फिल्टरिंग प्रोसेस, रिजेक्टिंग द अनफिट एंड चूजिंग द बेस्ट। सिलेक्शन को बेटा एक फिल्टरिंग प्रोसेस में बोलते हैं, जैसे पानी को फिल्टर किया जाता है, राइट, इम्प्योरिटीज को हटा दिया जाता है, प्योर पानी हम पी लेते हैं। ऐसे ही सिलेक्शन को भी फिल्टरिंग प्रोसेस बोलते हैं। जो भी अनफिट होते हैं हमारे जॉब रोल के लिए, उनको हम टाटा बाय बाय कर देते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं उन्हें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स मल्टीपल राउंड सच एज रिटन टेस्ट, इंटरव्यूज, रेफरेंस चेक्स एक्सेट्रा। अब इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर लेंगे। रिक्रूटमेंट के बाद आपका सीवी देखने का, सीवी अच्छा है इट मींस आप अच्छे हो, ये नहीं है भाई, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी प्रोसेस होंगी, रिटन टेस्ट भी होंगे, इंटरव्यूज भी होंगे, रेफरेंस चेक्स भी होगा, इंटरव्यूज बहुत होते हैं। ओके, उसके बाद the aim is to ensure the organization hires only those who are best suited for the job. सिलेक्शन का मेन एम क्या होता है बेटा, कि हम ऐसे लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आए जो हमारे लिए बेस्ट है हमारे जॉब रोल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन इंश्योर्स एफिशिएंसी, लोअर ट्रेनिंग कॉस्ट एंड हायर प्रोडक्टिविटी। सिलेक्शन क्या इंश्योर करेगा बेटा, कि हमारा जो काम है वो कम से कम कॉस्ट में हो जाए, कम से कम ट्रेनिंग कॉस्ट उसमें लगे, कम से कम टाइम लगे, और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ रही है बेटा हमारी स्टाफिंग प्रोसेस में, दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। भैया हमने पता कर लिया कितने लोग चाहिए, रिक्रूटमेंट भी कर लिया हमने, उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट भी कर लिया। आप सिलेक्ट करके क्या उनके पकौड़े बनाने हैं, नहीं, आप सिलेक्ट करके क्या करेंगे, हम उनको प्लेसमेंट देंगे ना। यहाँ पे 2 वर्ड्स है, फर्स्ट इज प्लेसमेंट एंड सेकेंड इज ओरिएंटेशन। ओके, प्लेसमेंट का क्या मतलब है, अपनी जॉब उनको दे देना कि भाई ये आपकी जॉब है, आप अपनी जगह संभालिए, अपनी चेयर लीजिए, ठीक है।
ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उनको फैमिलियर करना, उनको मिलाना जुलाना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अदर एम्प्लॉयज के साथ उनको मिलाना जुलाना, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में घुला मिला देना उन्हें, ठीक है, उनको सब कुछ अच्छे से बता देना, उनसे सब कुछ अच्छा पूछ लेना, दैट इज ओरिएंटेशन। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्लेसमेंट, व्हाट इज प्लेसमेंट? असाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू द मोस्ट सुटेबल जॉब बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड नॉलेज। जो भी उसकी स्किल और नॉलेज होगी उसके हिसाब से हम उसको क्या कर देंगे, जॉब रोल दे देंगे, दैट इज प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन का क्या होता है बेटा? मतलब ओरिएंटेशन मतलब इंडक्शन। इंडक्शन मतलब चाय बनाने वाला इंडक्शन नहीं है ये। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय टू द कंपनीज पॉलिसीज, कल्चर, रूल्स एंड कोवर्कर्स। क्या करेंगे बेटा? हम जो भी न्यू एम्प्लॉय हमारा आया है उसको कंपनी की पॉलिसीज के साथ, कल्चर के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देंगे कि भैया देखो अभी आपने क्या किया हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम इस तरीके से चलता है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर रह करके काम करें और आपको सब कुछ पता हो, तो फ्यूचर में आपको भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी प्रॉब्लम ना हो, दैट इज ओरिएंटेशन। अब क्या लिखा हुआ है? दिस स्टेप हेल्प्स न्यू एम्प्लॉय फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि हम सब कुछ उसको पहले ही बता देंगे तो वो हो सकता है एक दो दिन कंफर्टेबल फील करे, लेकिन धीरे 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 जो एम्प्लॉय होगा वो खुद ही कंफर्टेबल हो जाएगा और कॉन्फिडेंट हो जाएगा, हाँ भाई है रूल तो है, मुझे फॉलो करना है। ओके, नाउ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा? स्टाफिंग प्रोसेस में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमें क्या करना है? अभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जॉब रोल दे देना, प्लेस कर देना, प्लेसमेंट दे देना इज नॉट इनफ टू अ कैंडिडेट, क्योंकि एक सबका अपना काम करने का अलग तरीका है भाई। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है ये तो हमें पता है ना, कि हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? उसके लिए अपना जो एम्प्लॉय है उसको हम क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे। अब यहाँ पे भी दो वर्ड्स हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग छोटा भाई है, डेवलपमेंट बहुत पापा है, बड़ा भाई नहीं पापा है, ठीक है। कैसे बताती हूँ। ट्रेनिंग किसी एक पर्टिकुलर स्किल के लिए होगी, ठीक है। अगर हमने आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाला है तो हम आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग कर देंगे। अगर हमने आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाला है तो हम आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग कर देंगे। तो ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर स्किल, एक पर्टिकुलर काम के लिए होगी, राइट। लेकिन डेवलपमेंट बेटा ओवरऑल होता है। डेवलपमेंट किसका होगा? एम्प्लॉय का। और डेवलपमेंट ओवरऑल होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मोटिवेटेड भी फील करेगा, सामने वाला बंदा ओवरऑल क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। इवन आफ्टर प्लेसमेंट एम्प्लॉयज नीड टू लर्न न्यू स्किल्स और इम्प्रूव एक्सिस्टिंग वंस। प्लेसमेंट के बाद भी बेटा जो एम्प्लॉय होता है उसको न्यू स्किल्स को सीखने की जरूरत होती है कि वो न्यू स्किल्स सीखे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और जो उसको पहले से आती है वो उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करे, पॉलिश कर दे। ओके, इसके बाद ट्रेनिंग इज फोकस्ड ऑन द करंट जॉब टू डू इट बेटर। जो करंट जॉब है उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रेन। फ्यूचर के लिए ट्रेन नहीं कर रहा, जो करंट जॉब हमें जो काम करवाना है उसके लिए हम ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि हमारा काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। डेवलपमेंट प्रिपेयर्स एम्प्लॉइज फॉर फ्यूचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ट्रेनिंग में अभी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, डेवलपमेंट फ्यूचर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। हम आपको इतना डेवलप कर छोड़ेंगे भैया जी कि आप फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसको यूं सॉल्व कर देंगे, बीरबल बन जाएंगे। ओके, समझ आया? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स इंक्रीजेस एफिशिएंसी, रिड्यूस मिस्टेक्स एंड इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में काम होगा, मिस्टेक्स कम होगी। इतना सब कुछ कर रहे हैं हम एक एम्प्लॉइज के साथ, एक इंसान के साथ इतना सब कुछ कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है सीख जाएगा यार बेचारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी आ रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैम ये परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है ना बेटा? परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एम्प्लॉय को एक्चुअल वर्क बताएंगे कि हाँ भाई अब एक्चुअल काम क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है। दिस स्टेप इवेल्युएट्स द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। इट मींस हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या थी? हमने जब उस एम्प्लॉय को सिलेक्शन टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिए, ये लिए वो लिए, तो हम उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे भाई? उसके चेहरे से हमें क्या दिख रहा था कि ये बंदा हमारे लिए कितना कर सकता है, और एक्चुअल में उसने किया कितना। इन दोनों चीजों को कंपेयर करना, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय। बेस्ड ऑन दिस डिसीजंस आर टेकन अबाउट प्रमोशन, सैलरी हाइक्स और ट्रांसफर एक्सेट्रा। अब देखो बेटा, हमने शकल देखते ही सोचा था कि यार ये इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, चल जाएगा हमारा काम, लेकिन जब हमने उसको प्लेसमेंट दिया, ट्रेनिंग दी, तो हमें पता चला कि नहीं यार ये बंदा तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो हमने सोचा क्या था, नहीं कर पाएगा, कर क्या रहा है एक्चुअल में, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है।
तो ये क्या है, फीडबैक है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि हमने सोचा क्या था, एक्सपेक्टेड क्या था और हो क्या रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फिर उसकी प्रमोशन की, ट्रांसफर की, सैलरी हाइक्स की बात करेंगे। अगर बंदा बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है तो हम उसका प्रमोशन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो हम वापस ट्रेनिंग पे भेज देंगे कि नहीं भैया आप क्या है वापस ट्रेनिंग पे जाइए, अभी आप काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट एनकरेजेस एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर, और इसी के डर से जो एम्प्लॉय होगा वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। डर भी कह सकते हो, एनकरेज भी करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है अगर मैं अच्छा करूंगा, हाँ भाई यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी हाइक्स मिलती है, यहाँ पे बहुत जल्दी ये लोग प्रमोशन कर देते हैं, मैं अच्छा करूंगा तो मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा, राइट। तो जो एम्प्लॉय है वो भी मोटिवेशन के साथ एनकरेज होकर काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ रही है बेटा हमारी प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। मैम व्हाट इज दिस? बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, डिजर्विंग एम्प्लॉयज आर प्रमोटेड। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल से जो फीडबैक आया, जो रिपोर्ट हमारे पास है किसी ऑर्गेनाइजेशन सॉरी किसी एम्प्लॉय की, और ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी डिजर्विंग एम्प्लॉयज होते हैं, इट मीन्स जो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। प्रमोशन इंक्रीजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड पे। अब देखो सिर्फ पे नहीं बढ़ता भाई प्रमोशन कर देने से, प्रमोशन कर देने से आपका स्टेटस भी बढ़ जाएगा, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और आपका पे तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ ही जाएगा, लेकिन बेटा हमारे जो जिम्मेदारियां होती हैं वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ओके, करियर प्लानिंग गिव्स एम्प्लॉइज अ पाथ फॉर ग्रोथ व्हिच मोटिवेट्स देम टू स्टे एंड परफॉर्म। करियर प्लानिंग क्या है बेटा, एम्प्लॉय को एक पाथ देता है ग्रो के लिए कि वो कैसे ग्रोथ के लिए कि वो कैसे अपने आप को ग्रो करेंगे, which motivates them to stay and perform। और यही उनको क्या मोटिवेट करता है कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रुके रहे और अच्छे तरीके से परफॉर्म करते रहे, ठीक है। रिटेन्स गुड एम्प्लॉइज एंड बिल्ड्स फ्यूचर लीडर्स। ओके मैम, इसके बाद लास्ट आ रहा है हमारा कंपेंसेशन। मैम कंपेंसेशन का क्या मतलब है बेटा? दिस इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग the monetary and non-monetary rewards for employee. It includes salary, incentives, bonuses, benefits, etc. Fair compensation attracts talent and motivates employee. अब इसमें क्या होगा, कंपेंसेशन में हम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दो टाइप की रिवॉर्ड्स दे रहे होंगे। मैम क्या मतलब है, देखो अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो काम तो हम आपको मॉनेटरी टर्म में कंपनसेट कर सकते हैं। कैसे कर देंगे, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, इंसेंटिव्स दे देंगे, बोनस दे देंगे। ये क्या होगा, मॉनेटरी टर्म्स, कि हम आपको मॉनेटरी टर्म्स में कंपनसेट कर रहे हैं क्योंकि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। लेकिन नॉन मॉनेटरी क्या होंगे, हमने लास्ट में साल के एंड में अपने बिजनेस ईयर के एंड में क्या किया, एक प्रोग्राम रख लिया, एक छोटा सा फंक्शन रख लिया। उस फंक्शन में हमने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको दे दिया। वो नॉन मॉनेटरी है, पैसा नहीं मिला आपको, लेकिन हमको बहुत खुशी हुई भाई, तो वो रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। उससे भी आपका क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। तो कंपनसेशन इज रिलेटेड टू मॉनेटरी रिवॉर्ड्स या फिर नॉन मॉनेटरी, बेसिकली किसके बारे में, रिवॉर्ड्स के बारे में, कि कंपनसेट हम आपको कैसे कर रहे हैं। Fair compensation attracts talent and motivates employees, helps keep employees satisfied and reduces attrition। attrition का क्या मतलब है, आएंगे जाएंगे, मतलब frequent turnover नहीं होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है बेटा हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग में हमारे पास तीन चीजें आ जाएंगी, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स है, सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट में हम क्या कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंड्यूस कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन में हमने क्या करा, जो बेस्ट मिले उनको सिलेक्ट कर लिया, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो आप सिलेक्ट कर लिए उनको ट्रेन किया और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो कितने एलिमेंट है स्टाफिंग के, अगर कोई पूछेगा तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन और तीसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैम तीन एलिमेंट्स यहाँ पे स्टाफिंग के हैं। रिक्रूटमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना, अट्रैक्ट करना हमारे जॉब के लिए। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट अभी पढ़ा दिया मैंने। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में मेनली टू सोर्सेस होते हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन। ये नहीं है बेटा, मेनली टू सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। पीपीटी एक्सपर्ट ने कुछ गलती की हुई है। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल में हम क्या करेंगे, या तो ट्रांसफर कर देंगे, ये दो किसके हैं, इंटरनल के, या तो ट्रांसफर करेंगे या तो प्रमोशन कर देंगे। पहले इसके भी दो पार्ट होते हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल के ये दो पार्ट है, या तो ट्रांसफर करेंगे या तो प्रमोशन करेंगे। एक्सटर्नल में फिर हम बाहर से लेके आते हैं लोगों को, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में दो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंटरनल सोर्स में
When a vacancy is filled by selecting a candidate from within the existing employees, जो आपके existing employees ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है इंसान अच्छा कर रहा है, उसको प्रमोशन कर देंगे या फिर हम दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल में क्या करेंगे, सॉरी पहले प्रमोशन कर दिया, दूसरा क्या आ रहा है, ट्रांसफर कर दिया, अभी समझा दी मैंने। उसके बाद ट्रांसफर प्रमोशन हो गया भाई। अब मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस में मतलब इंटरनल सोर्स के फायदे क्या है, क्यों करना चाहिए हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमें क्यों करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है बेटा इकोनॉमिकल। भैया पैसा नहीं लगता, आपको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी आपके एम्प्लॉय को। आपका जो सिलेक्शन के लिए टाइम जा रहा था, पैसा जा रहा था, इंटरव्यू ले रहे थे आप, ये ले रहे थे, वो ले रहे थे, ये सारा काम बच जाएगा। इकोनॉमिकल है, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी, सब कुछ बच जाएगा। तो पहला फायदा क्या है कि इकोनॉमिकल है, एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय है, उसको सब पहले से पता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेव्स एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट एट द एम्प्लॉय, इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है, मोटिवेशनल, एनकरेजेस एम्प्लॉय टू वर्क हार्डर एंड होप्स ऑफ प्रमोशन। मोटिवेशनल होती है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बेटा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता चला आया है कि वाइस प्रिंसिपल ही हमेशा प्रिंसिपल बना है, बेस्ट टीचर हमेशा वाइस प्रिंसिपल बना है या फिर प्रिंसिपल बना है, तो क्या होगा, जो लोग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होंगे ना, वो मोटिवेटेड फील होकर काम करेंगे, ज्यादा मोटिवेशन के साथ, ज्यादा एनकरेजमेंट के साथ काम करेंगे कि हाँ भाई हमारा प्रमोशन होगा अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो। लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, उनको पता है प्रिंसिपल तो बाहर से ही आएंगे, मैं वाइस प्रिंसिपल क्यों उतनी मेहनत करूँ, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ भाई, प्रिंसिपल बाहर से ही आएगा तो मेरा क्या, राइट। तो वहां पे थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है। यहाँ पे लोग मोटिवेटेड होकर काम करते हैं, उन्हें पता है अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। ओके, तीसरा क्या आ रहा है, फैमिलियरिटी। इंटरनल एम्प्लॉइज आर वेल अवेयर ऑफ द कंपनीज पॉलिसीज एंड वर्किंग स्टाइल। ऊपर ही हम पढ़ के आए कंपनी की पॉलिसीज, वर्किंग स्टाइल, रूल्स, रेगुलेशन, सबके बारे में पता होगा। तो जो एम्प्लॉय होगा वो ऑलरेडी फैमिलियर है, आपके कॉस्ट भी बचेंगे और आपका काम भी ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। Quick process. Time spent on training and orientation is reduced as the employee already understand the job. जो टाइम आप किसको दे रहे थे बेटा, ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन को दे रहे थे ना भाई, डेवलपमेंट तो ऑब्वियस सी बात होगा ही, लेकिन जो टाइम आप किसमें दे रहे थे, एम्प्लॉय को ट्रेन करने में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फैमिलियर करने में दे रहे थे, वो बच जाएगा। क्योंकि एम्प्लॉय पहले से आपका है, उसको पहले से सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज पता है। दैट इज क्विक प्रोसेस। उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। मैम क्या बुराइयां हैं इंटरनल सोर्सेज की? पहला लिमिटेड चॉइस होती है भैया, अगर एक्सटर्नल होगा तो 500 लोग आएंगे हमारे पास, उनमें से हमें 5 सेलेक्ट करना है, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो कम ही है, 10-50 लोग, तो 50 में से हमें किसी एक बेस्ट को कम करना है, तो चॉइस हमारे पास लिमिटेड हो जाती है। दैट इज अ डीमेरिट ऑफ इंटरनल सोर्स। द पूल ऑफ कैंडिडेट्स इज स्मॉल, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ फाइंडिंग बेस्ट। नो न्यू आइडियाज, कोई न्यू आइडिया आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। क्या होगा, जब एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय काम करेगा तो उसका वही दिमाग है, वो उतनी स्पीड से काम करेगा, वही उसके पास आइडियाज है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ थोड़ी जाएगी प्रमोशन करने से, नहीं बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन जब हम बाहर से लेके आएंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में न्यू आइडियाज, न्यू लेवल ऑफ क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक डीमेरिट है कि भैया न्यू आइडियाज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाएंगे, देयर इज नो न्यू आइडिया। एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट, प्रमोशंस में क्रिएट जेलेसी और कंपटीशन अमंग एम्प्लॉइज। देखो बेटा जेलेसी ऑब्वियस सी बात है होती है, क्योंकि हम अपने नजरिए से देखेंगे कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, हर इंसान अपने आप को बेस्ट मानता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, जेलेसी होगी, कंपटीशन लोगों में बढ़ जाएगा, तो वो एक बेकार केस है, दैट इज डीमेरिट, ठीक है। उसके बाद स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का क्या मतलब है, ओवर यूज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट में लेड टू करियर ब्लॉकेज फॉर अदर्स। अगर हम इंटरनली करते रहेंगे बेटा रिक्रूटमेंट, तो फिर जो बाहर के लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, क्रिएटिविटी उनकी ज्यादा है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा, इंटेलिजेंट ज्यादा, उनको कहाँ जाएंगे? अगर हम हमेशा इंटरनली करते रहेंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो वो क्या है, फ्यूचर ब्लॉकेज है भैया, ये भी एक डीमेरिट है इंटरनल सोर्स। उसके बाद दूसरा आ रहा है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दिस इन्वॉल्व्स हायरिंग कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज सूटेबल व्हेन न्यू टैलेंट, फ्रेश आइडिया और स्पेशलाइज्ड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। जब आपको न्यू टैलेंट चाहिए, फ्रेश आइडिया चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में और स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए एक नए काम के लिए, तब फिर आप भी एक्सटर्नल की तरफ बढ़ो, इंटरनल की तरफ मत बढ़ो, आपसे हाथ जोड़कर विनती। ओके, नाउ इसमें भी हमें पहले आएगा 2 टाइप के रिक्रूटमेंट यहाँ भी होंगे। सबसे पहला कौन सा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होगा बेटा, इन दिस मेथड अ नोटिस इज पुट ऑन द कंपनीज नोटिस बोर्ड एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स डायरेक्टली वॉक इन टू अप्लाई। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम क्या कर देंगे,
हमारे नोटिस बोर्ड पे कंपनी के एक नोटिस लगा देंगे कि भैया ये पोजीशंस वैकेंट है, हमें लोगों की जरूरत है, हम हायर कर रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वो खुद आएगा और अप्लाई करेगा। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर filling lower level vacancies such as peons, clerk, etc. This method is quick and cost effective. However, it is suitable only for temporary or unskilled positions. सबसे पहली बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम टेम्परेरी या फिर अनस्किल्ड पोजीशंस के लिए ही कर सकते हैं। मैनेजर बनाने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते कि हमें अपने ब्रांच का मैनेजर चाहिए, हमने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया हमें मैनेजर चाहिए, हम मैनेजर हायर कर रहे हैं तो कोई भी आ जाएगा, नहीं। जो छोटे लेवल की पोस्ट होंगी जहाँ पे स्किल्स की जरूरत नहीं है, क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, उन पोस्ट के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो जो भी मतलब कैंडिडेट होगा, इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, वो आ जाएगा और हमसे खुद आके बात कर लेगा। दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उसके बाद कैजुअल कॉलर्स, दूसरा टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट। Many companies maintain a file of job seekers who send their applicants even without an advertisement. अब यहाँ पे कैजुअल कॉलर्स में हम एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, लेकिन बेटा कुछ कंपनीज में क्या होता है कि बिना एडवर्टीजमेंट, अब देखो लोग बहुत है दुनिया में, सबको जॉब की जरूरत है, तो ऐसा तो नहीं कि जब हमारे पास वैकेंसी है सिर्फ तभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, जब हमारे पास नहीं भी है लोग तो तब भी अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो क्या होता है, कुछ कंपनियां एक फाइल मेंटेन करके रखी हुई होती है, जो उनके पास रेज्यूमे, सीवी, जो एप्लीकेंट्स आए हुए होते हैं उनकी फाइल्स मेंटेन होती है। Whenever a vacancy arises, suitable candidates from this file are contacted. और जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो उनमें से जो सुटेबल सीवीज होंगे, जो सुटेबल कैंडिडेट होंगे, उनको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। दैट इज कैजुअल कॉलर्स। दिस सेव्स टाइम एंड मनी इन्वॉल्व्ड इन पब्लिशिंग जॉब एड्स। However, it limits the organization's reach to more diverse talent. हाँ, more diverse talent नहीं मिलेगा, सही बात है भैया, लेकिन क्या होगा, हमें जो हमारा टाइम लग रहा है, जो हमारा पैसा लग रहा है, टाइम और मनी जो इन्वॉल्व है जॉब एड्स देने में, ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने में, ये सारी चीजें बच जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज कैजुअल कॉलर्स। डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, नोटिस बोर्ड पे छाप देंगे, भैया हमें इतने लोगों की जरूरत है, इस काम के लिए जरूरत है, लोग खुद आ जाएंगे। कैजुअल कॉलर्स में हम थोड़ी मेहनत करेंगे, हमारी फाइल में से जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होंगे उनको कॉल करेंगे, और अगर नहीं है हमारे पास तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हम आगे स्टेप एक बढ़ाएंगे, एडवर्टीजमेंट होगा, एड्स पब्लिश होंगे, ये वो फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें होंगी। दैट इज कैजुअल कॉलर्स। उसके बाद एडवर्टीजमेंट। वैकेंसीज आर एडवर्टाइज थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन और ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। तीन टाइप पढ़ लिया हमने, किसके, रिक्रूटमेंट के, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। पहला क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया, डायरेक्ट, उसके बाद कैजुअल कॉलर्स, और अब तीसरा आ रहा है एडवर्टीजमेंट। कॉल करने के बाद अगर हमारे पास बेस्ट कैंडिडेट नहीं है, तो मैंने अभी क्या बोला कि फाइल में लोग नहीं है, तो फिर हम एडवर्टाइज वगैरह करेंगे, दैट इज एडवर्टीजमेंट। हम न्यूज़पेपर्स पे छपवा देंगे, मैगजीन्स में लगवा देंगे, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे बता देंगे कि भैया हमें जरूरत है। इट हेल्प्स रीच अ लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस, मेकिंग इट आइडियल फॉर हायरिंग प्रोफेशनल एंड मैनेजर्स। जो भी प्रोफेशनल्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, उनके लिए हम ये वाली प्रोसेस क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास लार्ज और डाइवर्स ऑडियंस होंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस होंगे। इट अलाउज एप्लीकेंट्स टू गेट फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब रोल एंड कंपनी। और हम अपने एडवर्टीजमेंट में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में सारा सब कुछ अपना क्या कर देंगे, डिटेल दे देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे जॉब रोल की, कंपनी की। हाउएवर इट कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब भैया कुछ अच्छा चाहिए, अगर आपको मैनेजर लेके आना है तो थोड़ा टाइम और पैसा तो देना पड़ेगा, राइट। दैट इज एडवर्टीजमेंट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अब फोर्थ आ गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है बेटा, गवर्नमेंट रन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस मैच जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयर्स। These are helpful in recruiting clerical, technical and industrial workers. कुछ क्या हो रहे होते बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब गवर्नमेंट रन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस यहाँ पे चल रहे होते हैं। आपने देखोगे बहुत सारी फर्म्स कंसल्टेंट फर्म जिन्हें हम बोलते हैं, क्या होता है, वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट का सीवी अपने पास रख लेती है। वहाँ होती है जो न्यू फ्रेश आइडियाज, मतलब फ्रेश ग्रेजुएटेड जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ उनसे लिंक की हुई होती है, और यहाँ पर कंपनीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, फर्म्स के साथ लिंक होती है। तो होता क्या है, जब कंपनीज बोलती है कि हमें वेकेंट है ये पोजीशन, हमें जरूरत है किसी कैंडिडेट की, तो वो अपने कैंडिडेट से बात करती है और आपस में जॉब दिलवा देती है, ठीक है। तो ऐसे कंसल्टेंट फर्म होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वो क्या करती है, जॉब सीकर्स को जॉब दिलवा देते हैं, और जो जॉब ढूंढ रहे हैं बेसिकली दैट आर जॉब सीकर्स, तो जॉब सीकर्स को जॉब दिलवा देती है और ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय दिला देती है, और बीच में वो अपना जो भी उनका होता होगा वो रख लेती है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दीज आर हेल्पफुल इन रिक्रूटिंग क्लरिकल, टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दे आर कंपल्सरी फॉर सम जॉब्स अंडर गवर्नमेंट रूल्स। और कुछ गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज जो होती है ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये कंपल्सरी होती है कुछ जॉब रूल्स के लिए, ठीक है।
However, the quality of candidates may not always match expectations. अब क्योंकि भैया एक्सपेक्टेड ही काम चल रहा है, हम ओवरऑल बात करें एवरेज, पता तो नहीं कि सामने वाला अंदर से कैसे काम कर रहा है, राइट? तो एक्सपेक्टेशंस हमेशा मैच हो जाए नेसेसरी नहीं है, ठीक है, बदलाव भी हो सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आ रहा हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्राइवेट एजेंसीज आर हायर्ड टू फाइंड कैंडिडेट्स फॉर स्पेशलाइज्ड एंड हाई लेवल पोजीशन। वहां पे गवर्नमेंट थी, उनको क्या बोला था? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये दोनों एक ही चीज है बेटा। गवर्नमेंट के थ्रू जो कंसल्टेंट होंगे वो होंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो प्राइवेट एजेंसीज होंगे उन्हें हम बोलेंगे प्लेसमेंट एजेंसीज या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ठीक है। तो प्राइवेट एजेंसीज आर हायर्ड, कुछ प्राइवेट एजेंसीज को हायर कर लेती है ऑर्गेनाइजेशंस की भैया हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए, आप प्लीज ढूंढ के लाके दीजिए। कैंडिडेट्स फॉर स्पेशलाइज्ड एंड हाई लेवल पोजीशंस, they conduct a screening and suggest the best fit candidates to the employer। अब उनके पास जो सीवी हुई है उनमें से वो अपनी ढूंढाड़ी करते हैं और क्या करते हैं? बेस्ट कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन को लाकर देते हैं कि भैया ये है। They save the company's time and ensure better candidate job matching. However, their services are costly। हाँ भैया सर्विस कॉस्टली होती है क्योंकि कंपनी का टाइम भी तो बच रहा है, कंपनी का पैसा भी तो बच रहा है। उन्होंने सिर्फ बोला हमें इस जॉब के लिए कैंडिडेट चाहिए, अब सामने वाले जो कंसल्टेंट, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है वो पूरी मेहनत कर रहे हैं ना भाई, ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट तो होगा, कॉस्ट इफेक्टिव तो होंगे, कॉस्टली होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने सुना होगा कैंपस रिक्रूटमेंट, कभी सुना है? नहीं सुना, पता नहीं, सुना होगा बहुत से हमारे बड़े भाई बहन जो कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, राइट? तो कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैंपस रिक्रूटमेंट। क्या लिखा हुआ है? कंपनीज विजिट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू सिलेक्ट स्टूडेंट फॉर सुटेबल जॉब्स। हम क्या करते हैं, हमें पता होता है वहां पे फ्रेश न्यू स्किल के साथ, न्यू आइडियाज के साथ स्टूडेंट्स हैं, तो हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को विजिट करते हैं। कौन? हम कौन? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विजिट करते हैं टू फाइंड द बेस्ट fit for our job role. This method is useful for hiring fresh graduates with updated knowledge. Campus placement saves training cost and the students are often job ready. However, it may not be effective for experienced positions. Experienced position के लिए effective नहीं हो तो obvious सी बात है, लेकिन जहाँ भी हमें बात होगी कि हमें new idea चाहिए, fresh ideas चाहिए, fresh graduates चाहिए, तो फिर हम campus recruitment की तरफ बढ़ सकते हैं। इतना समझ आया? यस मैम, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है बेटा? रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। ये भी एक और चीज है किसकी? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। इंटरनल रिक्रूटमेंट बहुत छोटा था, एक्सटर्नल बाहर से काम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा है। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ, राइट, मैं वहां पे पढ़ाती हूँ, वहां पे किसी दूसरे टीचर के लिए पोजीशन वेकेंट हुई, ठीक है। उन लोगों ने मुझे क्या बोला कि अगर आपकी पहचान का कोई हो, कोई भाई बहन, कोई कलीग, कोई मिलने जुलने वाला जो हमारी इस जॉब रोल के लिए बेस्ट हो, क्योंकि आपको पता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम होता है, राइट, तो आप प्लीज उसको रिकमेंड कीजिए अगर आपकी नजर में कोई हो तो। दैट इज कॉल्ड एज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो आपको रिकमेंड करें कि हाँ ये पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। क्या लिखा है? करंट एम्प्लॉय सजेस्ट नेम्स ऑफ पीपल फ्रॉम देयर नेटवर्क फॉर जॉब ओपनिंग। इट हेल्प्स द कंपनी गेट ट्रस्टेड एंड प्री वेरीफाइड कैंडिडेट्स। प्री वेरीफाइड होंगे और ट्रस्टेड भी होंगे, क्योंकि मैं तो उनको इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ ना भाई, तो मुझे पता है कि उनके क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, और मैं सामने वाले बंदे को भी जानती हूँ, तो मुझे ये भी पता है वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये एक ट्रस्टेड चीज होती है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। दिस बिल्ड्स a strong referral culture within the organization. However, it can lead to favoritism and lack of diversity. कभी कभी हो सकता है भैया, मना नहीं कर रही हूँ मैं, हो सकता है। favoritism and lack of diversity is possible in present employee recommendation. Okay, now नेक्स्ट आ रहा है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हम देखते हैं मेनली जहाँ भी ऐसे काम चल रहे होते हैं ना, इंडस्ट्रियल या फिर जैसे कोई मकान बन रहा है, कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तब फिर हम क्या करते हैं कि एक आपने सुना है एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, राइट, वो हम अपना काम एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, फिर जो सारा काम होगा लेबर मटेरियल वो कॉन्ट्रैक्टर खुद डील करता है। दैट इज कॉल्ड एज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। Companies may hire unskilled or seasonal workers through labor contractors. The contractor provides a ready pool of workers as per the company's need. It helps in handling urgent or temporary labor requirements, but dependency on contractors may reduce control over the वर्कर्स। देखो हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्ट्रैक्टर रख लेंगे, अब हमें घर घर जाके लेबर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, हमें जैसी लेबर जिस टाइम पे चाहिए वो कॉन्ट्रैक्टर हमें लाके देगा। बट क्या होगा, लिमिट एक हो जाएगी कि अगर इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हमें नहीं पता भाई वो कहाँ से क्या लेके आता था, तो फिर यहाँ पे हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टर्स में रिड्यूस कंट्रोल ओवर द वर्कर्स, सॉरी डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्टर। जब भी हम मतलब फुल डिपेंड हो जाएंगे ना किस पे, कॉन्ट्रैक्टर पे, तो कंट्रोल
थोड़ा कम हो जाएगा ओवर द वर्कर्स, क्योंकि भाई सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर का लेके वो आया, काम वो करवा रहा है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ना, हम किससे बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से, वर्कर से हम नहीं बोल पाएंगे इतना ज्यादा, दैट इज ओके। उसके बाद एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, पहले वाले एडवर्टाइजमेंट में हम क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर मैगजीन में छपवा रहे थे, अब हम टीवी पे ऐड दिखाएंगे। न्यूज़पेपर मैगजीन सबको ही नहीं पढ़ता भाई, सबको नहीं पता चलेगा, टीवी सब देखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी जॉब रोल के ऐड किस पे दिखाएंगे, टीवी पे दिखाएंगे, दैट इज एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। Some large companies advertise job opening on TV to reach mass audience. It helps in building the company's brand image and attracts more applicant. देखो ब्रांड इमेज भी बिल्ड होती है किसी कंपनी की और ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। इट इज बेस्ट सूटेड व्हेन मास रिक्रूटमेंट इज नीडेड, सब जब ज्यादा रिक्रूटमेंट, ऐसा नहीं है 5 लोग चाहिए हमने टीवी पे ऐड लगवा दी, भाई फ्री में थोड़ी लग जाता है टीवी पे ऐड, उसमें भी पैसा लगता है, तो सब ज्यादा रिक्रूटमेंट, हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में 10,000 20,000 लोग रिक्रूटमेंट करें, इंटरेस्ट दिखाएं, तब फिर हम ये सारे काम करते हैं, 5 लोगों के लिए नहीं करने लगे, कंपनी डूब जाएगी 6 महीने में, ओके। बट दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट सुटेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है और एक्सपेंसिव बहुत होती है, ओके। इसके बाद वेब पब्लिशिंग, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, आजकल हम देखते हैं लिंक्डइन, और भी बहुत सारी है, लिंक्डइन मुझे याद आ रहा है और मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, राइट। Jobs are posted on websites like Naukri.com, LinkedIn और the company's career portal। या तो हम कंपनीज के करियर पोर्टल पे क्या कर देंगे, अपनी जॉब रोल को वहां डाल देंगे। Naukri.com ऐसी वेबसाइट्स पे बता देना कि भैया हमारे यहाँ इस पोजीशन के लिए जो है जॉब वेकेंट है, पोजीशन वेकेंट है, तो फिर हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेब पब्लिशिंग। जब हम वेबसाइट्स के थ्रू बताएंगे कि हमें इस पोस्ट के लिए कोई इंसान चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, थक गई हूँ मैं सॉरी, ठीक है, एम्प्लॉय चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वेब पब्लिशिंग। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, वेब पब्लिशिंग मींस वेबसाइट पे, जब हम वेबसाइट के थ्रू क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। इट इज द मोस्ट मॉडर्न, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। इट अलाउज 24/7 एक्सेस। देखो टीवी भी इंसान घर में लिमिटेड ही देखेगा, रात में 2 बजे टीवी देखेगा, मम्मी आके एक चाटा लगाएंगी, राइट। तो होता क्या है, जो वेबसाइट्स होती है 24/7 का एक्सेस होता है, आपको रात को 2 बजे अगर जॉब की याद आ रही है, ओवर थिंक करो, आप सोच रहे हो मैं कुछ कर ही नहीं पाया जीवन में, तो आप रात को 2 बजे भी देख सकते हो कि हाँ भाई कहाँ मेरे हिसाब की जॉब मिल रही है, राइट। तो 24/7 एक्सेस होता है, ये सबसे ज्यादा सुटेबल होती है, ज्यादा से ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा मॉडर्न और सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, ठीक है। It allows 24/7 access for job seekers to apply and track applications। अप्लाई भी कभी भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जाओगे ना रात को 12 बजे, वहां से वो झाड़ू मार के और भगाएंगे जॉब देने की जगह, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मॉडर्न है, फास्ट है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सबसे ज्यादा अच्छा है। हाउएवर शॉर्टलिस्टिंग फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। अब हाँ भैया, क्योंकि आपने वेबसाइट पे दे रखा है तो वहां तो लाखों लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, उनमें से बेस्ट को ढूंढना ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ी सी टफ चीज है, बाकी जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए ये चीज बेस्ट है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज वेब पब्लिशिंग। जब हम वेबसाइट्स के थ्रू क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस, मैम फायदे क्या है एक्सटर्नल सोर्सेस के? सबसे पहले वाइडर चॉइस, सबसे ज्यादा चॉइस होती है हमारे पास। इंटरनल में हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को ढूंढना था, एक्सटर्नल में हम इतने सारे काम कर रहे हैं, बाहर से लाख, बहुत पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे पास चॉइस क्या होगी, वाइडर होगी। इट ऑफर्स अ लार्ज एंड डाइवर्स पूल ऑफ कैंडिडेट। फ्रेश टैलेंट और आइडियाज, हमने पढ़ा था डीमेरिट में, इंटरनल सोर्स के डीमेरिट में, कि वहां पे फ्रेश और न्यू आइडियाज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही एम्प्लॉय है, यहाँ पे फ्रेश आइडियाज भी होंगे, न्यू आइडियाज होंगे, फ्रेश टैलेंट होगा, फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे। ये एक अच्छाई है किसकी, एक्सटर्नल सोर्स। न्यू एम्प्लॉयज ब्रिंग मॉडर्न थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड एनर्जी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आ रहा है हमारा फील्ड स्पेशलाइज्ड पोजीशंस। External recruitment is ideal for hiring experts or professionals where no internal candidate is suitable। जब आपके इंटरनल कैंडिडेट में कोई सुटेबल ही नहीं होगा, अगर ऐसा कोई रोल होगा, ऐसा कोई रोल होगा प्रोफेशनल रोल, तो फिर आप बाहर से क्या करोगे, लोगों को लेके आओगे। तो ये भी एक मेरिट है किसका, एक्सटर्नल सोर्स का। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इट कीप्स करंट एम्प्लॉयज मोटिवेटेड बाय मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, इससे इंटरनल जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, इंटरनल एम्प्लॉयज, उनको पता होता है हम अच्छा नहीं करेंगे, बाहर से ले आएंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा मोटिवेशन के साथ, ज्यादा एनकरेजमेंट के साथ क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे हैं। तो ये चीज उनको उल्लू बनाने में भी क्या करती है, हमारी थोड़ी सी हेल्प करती है। आई एम सॉरी, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। उसके बाद डीमेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है भैया, नुकसान क्या है? देखो
कॉइन की दो साइड्स होती है, फायदा है तो नुकसान भी ऑब्वियसली होगा। सबसे पहली बात क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस, एक्सपेंसिव होती है। ऐसा नहीं कि अंदर से ही आपने प्रमोशन कर दिया और खत्म हो गया, नहीं भाई, एक्सटर्नल है, बहुत सारी प्रोसेस आपको क्या करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट ड्यू टू एडवर्टीजमेंट, एजेंसी फीस, इंटरव्यू और ट्रेनिंग, ये सब कुछ होगा। टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियस सी बात है, इतना सब कुछ करोगे तो टाइम तो लगेगा, ऐसे कुछ अपने आप तो सब कुछ हो नहीं पाएगा, राइट ना, कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। सो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, ये भी एक डीमेरिट है। द प्रोसेस टेक्स लॉन्गर ड्यू टू मल्टीपल स्टेप्स लाइक शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू एंड ऑनबोर्डिंग। उसके बाद एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन होता है, अंदर वाले एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लेके आ गए बाहर से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल डिमोटिवेटेड हो, मुझे काम करना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ ये स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या होता है, डीमोटिवेशन भी देखने को मिलता है एम्प्लॉयज में। एक्सिस्टिंग स्टाफ में फील ओवरलुक्ड इफ आउटसाइडर्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज व्हिच कैन रिड्यूस मोटिवेशन। इससे मुझे एक चीज याद आ रही है, बट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। रिस्क ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ हायरिंग द रॉन्ग पर्सन ड्यू टू अनफैमिलियरिटी विद द कैंडिडेट्स ट्रू पोटेंशियल। हो सकता है भैया रॉन्ग सिलेक्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल है, पहले से हम इंसान को नहीं जानते, हम उसकी सीवी पे सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू, इन सब चीजों पे ट्रस्ट करके उसको लेके आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए, ठीक है। अब एक टॉपिक आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पढ़ लेना, आता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहला क्या आ रहा है बेटा, सोर्स ऑफ कैंडिडेट, इंटरनल में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट होंगे, एक्सटर्नल में फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम एम्प्लॉयज को पकड़ के लेके आएंगे कैंडिडेट, ठीक है। दूसरा कॉस्ट, ये लेस एक्सपेंसिव होता है बेटा, नो एड कॉस्ट, ये कॉस्टली ड्यू टू एड्स एंड एजेंसीज फीस भी लगेगी, एड्स भी देंगे, ये वो भी करेंगे, तो ये कॉस्टली होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन। टाइम रिक्वायर्ड, ये क्विक होता है, इजियर होता है, इसलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, तो क्विक है। ये स्लोअर एंड टाइम कंज्यूमिंग, भैया धीरे धीरे करेंगे, अब बाहर से जब हम किसी को लेके आएंगे तो देखेंगे, परखेंगे, डेमो लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो स्लो भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। इनोवेशन और आइडिया, ये लेस इनोवेटिव है, ज्यादा फ्रेश आइडियाज नहीं आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ब्रिंग फ्रेश आइडियाज। एक्सटर्नल सोर्स से जिसको हम लेके आएंगे वो अपने साथ नई स्किल्स, नई क्रिएटिविटी, नए आइडियाज अपने साथ लेके आएगा। एम्प्लॉय मोटिवेशन, बूस्ट मोरल ड्यू टू प्रमोशन चांसेस आर प्रेफर्ड, ठीक है। ये क्या होता है, मोरल बूस्ट करता है लोगों का, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है प्रमोशन हो जाएगा हमारा। में लोअर मोरल इफ आउटसाइडर्स कम, ठीक है, अगर आउटसाइडर्स आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो जो एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय है वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड भी फील कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इसके बाद छोटा सा एक प्रोसेस आ रही है हमारे पास, सिलेक्शन प्रोसेस। देखो स्टाफिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था 3rd नंबर पे सिलेक्शन, सिलेक्शन का भी एक पूरा प्रोसेस होता है, सिलेक्शन का भी हमें पूरा प्रोसेस पढ़ना है, सिलेक्ट हम ऐसे ही नहीं कर लेंगे, वहां पे हमने पढ़ा था ना, इंटरव्यू लेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे, ये पूरा एक प्रोसेस है, कैसे इसको फॉलो करते हैं। तो ये एक टॉपिक आ रहा है हमारे पास, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट जनरेटेड थ्रू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के थ्रू जितने भी जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, उनमें से बेस्ट को चूज करना, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। इट एम्स टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही इंसान मिल जाए सही जॉब के लिए, इनका मेन एम होता है सिलेक्शन का। द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज टू इवैल्यूएट ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट को इवैल्यूएट करने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक सीरीज ऑफ टेस्ट इन्वॉल्व होती है बेटा, इंटरव्यूज इन्वॉल्व होते हैं। इट हेल्प्स एंश्योर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब पढ़ लेते हैं आ क्या क्या रहा है सिलेक्शन प्रोसेस में। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, मैम क्या है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स सॉर्टिंग एप्लीकेंट्स टू एलिमिनेट कैंडिडेट्स हु डू नॉट मीट द बेसिक क्राइटेरिया। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या कर देंगे बेटा, जो एम्प्लॉय बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि हमें चाहिए ग्रेजुएटेड एटलीस्ट, अब जो ग्रेजुएटेड नहीं है उनको पहले हटाओ, शॉर्टलिस्ट कर दो, हटा दो, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सिलेक्शन टेस्ट, वेरियस टेस्ट आर कंडक्टेड टू जज द कैंडिडेट्स एबिलिटी, स्किल, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। एबिलिटी चेक करना कैंडिडेट की, उसकी स्किल्स चेक करना, उसकी पर्सनालिटी चेंज करना कि वो किस तरीके से काम करते हैं, ओवरलोड हो जाएगा, हम कोई उल्टा सीधा सवाल पूछ लेंगे तो घबरा तो नहीं जाएगा, वहीं बेहोश बेहोश तो नहीं हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो सिलेक्शन टेस्ट में भी ये सब चीजें चेक करने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एक से काम नहीं होगा, बहुत सारे होते हैं। कॉमन टाइप्स इंक्लूड्स एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी असेसमेंट। एप्टीट्यूड टेस्ट हम कर लेंगे, उसका कितना इंटेलिजेंट है ये पता कर लेंगे, उसका पर्सनालिटी असेसमेंट ले लेंगे, पर्सनालिटी कैसी है भाई उसकी। These tests help to evaluate job fit and potential
परफॉर्मेंस। इसके बाद आ रहा है हमारा टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के भी कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहला इंटेलिजेंस, दूसरा एप्टीट्यूड। पहले इंटेलिजेंस पढ़ते हैं। दिस टेस्ट मेजर्स अ पर्सन्स मेंटल एबिलिटी। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम क्या करेंगे, किसी पर्सन की मेंटल एबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि ये बंदा जो है जिसको हमने रखा है या फिर रखने वाले हैं, ये अगर कोई सडन प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ये कैसे रिएक्ट करेगा। पता चला इनका खुद का ही काम हो गया तो ये नीचे वालों को क्या ही संभालेंगे। हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली दे कैन अंडरस्टैंड, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। कितना जल्दी और कितना एक्यूरेट तरीके से ये चीजों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद आ रहा है एप्टीट्यूड टेस्ट। This test measures a person's potential to learn a particular skill or perform a specific task in the future. बेटा आप कितनी जल्दी चीजों को सीखते हो, दैट इज एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आपका एप्टीट्यूड है कि आप कितने। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक बार वीडियो देखते सबको समझ आ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2 बार वीडियो देखेंगे तब समझ आएगा, कुछ ऐसे होंगे जो लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, एवरीथिंग, फिर उसको 2 बार पढ़ेंगे दिन में तब याद रह पाएगा। तो सबका अपना अपना एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड मतलब कि आप किस चीज को कितना जल्दी समझ पाते हैं। ओके, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट। दिस टेस्ट एग्जामिन्स द इमोशनल बैलेंस, बिहेवियर, वैल्यूज, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ अ पर्सनल। पर्सनालिटी कैसी है भैया, इमोशनल बैलेंस कैसा है। पता चला घर से लड़के आए, इधर ऑर्गेनाइजेशन में आके अफरा तफरी कर दी, दिमाग खराब है हमारा, मैं घर से लड़के आया हूँ तो मैं यहाँ कैसे अच्छे से काम करूँ, राइट। तो ऐसा भी हमें कैंडिडेट नहीं लेके आना है कि लड़ाई घर की, नुकसान हमारा। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, पर्सनालिटी टेस्ट में। ट्रेट टेस्ट, वी कैन से स्किल टेस्ट। दिस टेस्ट चेक द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। जिस जॉब के लिए हम आपको रख रहे हैं उसमें आपको स्किल्स कितनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। बेटा थ्योरेटिकल नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग। मैं टीचर हूँ, मैंने एक वीडियो देख लिया कि टीचर्स ऐसे ऐसे करते हैं, मैं वही वही बता दूंगी कि टीचर्स ऐसे करते हैं, मैं ये करूंगी, क्लास में लाऊंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिमिटेड चॉइस है। लेकिन अगर मैं सच में टीचर हूँ, सच में मुझे पता है, तो फिर मेरी स्किल्स क्या होंगी, मुझे ज्यादा पता होगा उस चीज के बारे में, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल आंसर्स दे पाऊंगी चीजों के। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट करने के लिए स्किल टेस्ट लेते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट। दिस टेस्ट आइडेंटिफाइज द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड पैशन ऑफ द कैंडिडेट। पता चला हमने रख लिया फाइनेंस सेक्टर में, भैया का इंटरेस्ट तो था मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, राइट, तो काम ही बिगड़ गया। मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, फाइनेंस में रख लिया, खत्म कहानी। तो ये चीज भी करना जरूरी है, इंटरेस्ट है, सामने वाले का इंटरेस्ट किस फील्ड में। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की थर्ड स्टेप आ रही, वो सेकंड स्टेप था सिलेक्शन प्रोसेस का, क्या थे वो, तो टेस्ट इंटरव्यू जो हमने पढ़े थे ना, ये सेकंड स्टेप के पार्ट थे। अब आ रही है थर्ड स्टेप, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अ फेस टू फेस इंटरेक्शन इज हेल्ड बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट। अब क्या होंगे, हम अपने सामने बिठा लेंगे उसको और उसके बाद फेस टू फेस इंटरव्यू होगा सामने वाले भैया का। ठीक है, इट अलाउज द एम्प्लॉयर टू एक्सेस कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड। इससे हमें क्या पता पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है सामने वाले की, कॉन्फिडेंस कैसा है और एटीट्यूड उसका कैसा है। इट ऑल्सो गिव्स द कैंडिडेट अ चांस टू लर्न अबाउट द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करेंगे। मैम क्या मतलब है, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, टीचर्स और अदर रेफरेंसेस आर कॉन्टेक्टेड टू वेरीफाई द कैंडिडेट। भैया सामने वाले ने बोला कि मैं इससे पहले एक दूसरे स्कूल में पढ़ाता था, ये मेरे रेफरेंसेस है, मैं पढ़ाता था, तो हम क्या करेंगे, उस स्कूल के प्रिंसिपल को, उसके कलीग्स को, उसके फ्रेंड्स को, उस स्कूल के रेफरेंसेस, मतलब कुछ रेफरेंसेस को क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, जिनसे हमें असलियत में पता पड़ पाएगा कि हाँ ये इंसान है कैसा। क्योंकि हम तो इसके साथ नहीं रहे हैं, बट उन लोगों के साथ तो ये रहा है, तो वहां से हमें असलियत पता चलेगी उस पर्टिकुलर व्यक्ति की। दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन डिसीजन बेस्ड ऑन ऑल प्रीवियस स्टेप्स। ये सारे जो प्रीवियस हमने जितने भी स्टेप्स फॉलो करे, इनके बेसिस पे द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय द सिलेक्शन पैनल और मैनेजर। और इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक आर रिव्यूड बिफोर सिलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। भैया एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने से पहले बहुत सारी रिव्यू हम चेक करेंगे, उसके फीडबैक कैसे आ रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, और उसके बाद फाइनली जो सिलेक्शन पैनल होगा वो अपना एक डिसीजन देगा कि हाँ अब आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नींबू का रस पूरा ये पहले निचोड़ देंगे, उसके बाद आखिरी में उसको बताएंगे कि तुम सिलेक्टेड हो या नहीं हो। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। भैया सिलेक्शन डिसीजन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ऐसा तो नहीं आप हार्ट पेशेंट हो, ऐसा तो नहीं हमारी कोई मीटिंग चल रही है, आपको कुछ बीमारी हो गई तो आपको जाना पड़ रहा है, पता चला आप महीने में 4 दिन ऑफिस आ रहे हो,
बाकी के 26 दिन आप अपने घर पे हो क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है। ये चीजें अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन। द सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडरगोज अ मेडिकल टेस्ट टू चेक फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। इट इंश्योर्स दैट द पर्सन इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब ड्यूटीज सेफली। बेटा अब एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व करी होगी ना, इसमें मैंने ऑब्जर्व किया, आपने पता नहीं किया कि नहीं किया, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना बेटा, गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट में जब हम जाते हैं ना किसी भी जॉब के लिए, ये सेम सिलेक्शन प्रोसेस वहाँ पे फॉलो होती है। अगर आपका कोई बहन भाई कोई फ्रेंड अगर कोई कॉम्पिटेटिव कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा होगा ना, तो उससे पूछना एक बार, ये सेम प्रोसेस, ये सब कुछ ऐसा का ऐसा होता है वहां पे, कहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सेम सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में तो नहीं है, जॉब ऑफर। अ फॉर्मल जॉब ऑफर लेटर इज सेंट टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जब सब कुछ सही होगा तो फिर हम जॉब ऑफर लेटर उसके घर भेज देंगे कि भैया हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, ये आपका जॉब ऑफर लेटर है। इट इंक्लूड्स जॉब टाइटल, सैलरी, वर्क आवर्स एंड ज्वाइनिंग डेट। क्या क्या दे देंगे भैया, जॉब टाइटल दे देंगे, सैलरी बता देंगे हम आपको कितना पे करेंगे, वर्क आवर्स आप कितने घंटे काम करोगे, और आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या रहने वाली है। वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और सामने वाला अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा एक बार, तो ये कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर अ लीगल एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। इट इंक्लूड्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक प्रोबेशन पीरियड, लीव रूल्स, टर्मिनेशन क्लॉज एक्सेट्रा। अब क्या होगा, जब सब कुछ हो जाएगा तब फिर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कराया जाएगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों उसको साइन करेंगे, जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉय की होंगी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर की होगी, ऑर्गेनाइजेशन की होगी, ठीक है। ये पूरा हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद लास्ट एलिमेंट हमारा आ रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एन एम्प्लॉयज स्किल्स एंड नॉलेज टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली। एक पर्टिकुलर चीज के लिए ट्रेन करना, दैट इज ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिवली काम को पूरा कराने के लिए, ठीक है। इट इज जॉब स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टर्म। जॉब स्पेसिफिक होता है बेटा, ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं है, फ्यूचर के लिए बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए, अभी आपको जो काम परफॉर्म करना है उसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। फोकस्ड ऑन ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ होती है और एम्प्लॉय को फ्यूचर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इट इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। इसके बाद आ रहा है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। मैम जरूरत क्या है ट्रेन करने की, नहीं करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आ रहा है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय बिकम मोर स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव। जब ट्रेन करेंगे तो उसकी स्किल बढ़ जाएंगे ना, ज्यादा स्किल्ड हो जाएगा, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स का क्या मतलब है कि जो भी मतलब काम जो नहीं होना होता वो हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ट्रेन्ड वर्कर्स मेक फ्यूअर मिस्टेक, इंप्रूविंग सेफ्टी। सेफ्टी भी ज्यादा होगी और मिस्टेक बहुत ज्यादा कम होगी। प्रिपेयर्स फॉर प्रमोशन। एम्प्लॉयज आर रेडी फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो एम्प्लॉय होगा वो रेडी होगा। बूस्ट मोरल, कॉन्फिडेंट एंड ट्रेन वर्कर्स फील मोर सेटिस्फाइड। जब वो कॉन्फिडेंट होगा, ट्रेन होगा अपनी जॉब के लिए, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ काम करेगा। इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ट्रेनिंग रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। एफिशिएंसी बढ़ेगी बेटा, वेस्टेज ऑफ टाइम मतलब टाइम और रिसोर्सेज दोनों का ही वेस्टेज बढ़ेगा। एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दो वर्ड्स हमने पढ़े थे ना, तो टाइम भी कम से कम लगेगा, कॉस्ट भी कम से कम लगेगा अगर हम ट्रेनिंग करेंगे एम्प्लॉय की, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो आधा हमारा रिसोर्सेस, आधे मटेरियल और टाइम रिसोर्सेस तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे सीखने में उसको, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की भी दो मेथड होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो होती है करते करते सीख जाओ, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है पहले सीख के आओ फिर करना, ठीक है। ऑन द जॉब ऐसे लोग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस, इंडस्ट्रीज में बहुत से हेल्पर्स होती है, वो करते करते काम को सीख जाते हैं और फिर बाद में करने लगते हैं। लेकिन ऑफ द जॉब में क्या होता है, भैया जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसको डायरेक्ट मशीन पे जाके खड़ा नहीं कर देंगे कि आप ये कर दो। अगर उसने मशीन खराब कर दी तो लाखों का चूना कौन झेलेगा, राइट। तो ऑफ द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा कि पहले सीख के आओ, भैया ये मॉडल रखा है या फिर ये पुरानी मशीन रखी, पहले इसमें काम करना सीखो, फिर एक्चुअल में काम कर रहे आना। तो पहले सीखो फिर करो, करते करते सीखते सीखते आ जाएगा करना, ठीक है। करते करते सीख जाओ, ऐसा कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हाँ, ओके। On the job training. On the job training refers to the method of training employees at the actual workplace while they are doing their regular job. भैया काम करते भी रहो, करते करते सीख जाना, वर्क प्लेस पे ही हो आप, काम भी कर रहे हो सीख भी रहे हो।
In this method, the employee learns practical skills by performing tasks under the guidance of a senior. हाँ, एक सीनियर आपको गाइड करेगा, एक्सपीरियंस वर्कर या फिर सीनियर आपको गाइड कर रहा होगा, आप जो गलत करोगे वो वही वहीं आपको ठोक देगा. It is one of the most commonly used and cost-effective training methods in organizations. Types: apprenticeship training, internship training और orientation. देखो पढ़ लेते हैं. सबसे पहला apprenticeship training. Apprenticeship training is a system in which a new or inexperienced employee called an apprentice is placed under the guidance of a skilled and experienced worker. एक इनएक्सपीरियंस न्यू एम्प्लॉय को हम लेके आएंगे जिसको क्या बोलेंगे अप्रेंटाइज. अप्रेंटाइजशिप में ठीक है उसको क्या बोलेंगे अप्रेंटाइज. उसको प्लेस किया जाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्किल्ड और एक्सपीरियंस वर्कर. एक एक्सपीरियंस वर्कर या फिर स्किल्ड वर्कर के अंडर उसको गाइड किया जाएगा. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन टेक्निकल फील्ड. टेक्निकल फील्ड में ये मेथड ज्यादा यूज होती है लाइक कारपेंटरी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिज्म एंड मशीन ऑपरेशंस. ये करते करते सीखते रहते हैं वही. इनको एक गाइड कर रहे होते हैं भैया, वो कुछ भी गलत होता है वही के भाई ठीक करवा देते. इंटर्नशिप इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग वेयर स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स आर अलाउड. भैया इंटर्नशिप में पढ़े लिखे लोग आएंगे, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे थे, वहाँ पे तो टेक्निकल वर्क था, इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, करते करते सीख रहे हैं. इंटर्नशिप में फ्रेश ग्रेजुएट्स, फ्रेश स्टूडेंट्स क्या होंगे इंटर्नशिप के लिए जाएंगे. अलाउड टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. इन्हें क्या करते हैं स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. जिससे ना प्रैक्टिकल पता चल जाए कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम होता कैसे है. इंटर्नशिप्स आर कॉमनली ऑफर्ड इन फील्ड लाइक मैनेजमेंट, मीडिया, IT, लॉ, फाइनेंस, वेयर स्टूडेंट्स अप्लाई देयर क्लासरूम नॉलेज टू रियल बिजनेस टास्क. अब मैंने जो कुछ क्लासरूम में सीखा उसको रियल बिजनेस टास्क में ये क्या करते हैं अप्लाई करते हैं. दैट इज इंटर्नशिप. ओरिएंटेशन also known as induction training is given to newly appointed employee to familiarize them with the organization. It usually happens during the first few days after joining and helps the employee understand the company's mission, policies, departments and people. भैया अभी मैंने आपको बताया लोगों से कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मिलाना जुलाना, दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन. क्लियर है. अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पहले सीख के आओ फिर करना, करते करते बहुत सीख लिया, पहले सीख के आओ भैया फिर करना. Off the job training refers to the training method in which the employee taken away from the actual workplace to learn and improve skill in a separate environment such as a training center, classroom और institute. या फिर हम ट्रेनिंग सेंटर पे ले जाएंगे, वहाँ उसको ट्रेन करेंगे, किसी मशीन के मॉडल पे काम कर पाए या फिर पुरानी मशीन रखी हुई है वहाँ पे काम करवाएंगे, उसके बाद एक्चुअल काम करने लेंगे. सबसे पहले वेस्टिब्यूल स्कूल. वेस्टिब्यूल स्कूल क्या है? वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग इज अ मेथड वेयर एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड ऑन अ डुप्लीकेट मॉडल. देखो डुप्लीकेट मॉडल पे जब हम काम करवाएंगे किसी एम्प्लॉय को, उसको क्या बोलेंगे वेस्टिब्यूल स्कूल ऑफ द एक्चुअल मशीन. एक एक्चुअल मशीन होगी बहुत महंगी जिसपे काम नहीं करवाएंगे, उसका एक मॉडल होगा थोड़ा सस्ता, उस पे काम करवाएंगे. ठीक है. नॉट द रियल वन, सो दे कैन लर्न सेफली बिफोर वर्किंग इन द रियल वर्कप्लेस. इट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल बिकॉज इट इज लाइक अ वेटिंग एरिया बिफोर एंटरिंग द मेन वर्क फ्लो. उसके बाद फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. दिस चैप्टर वाज वेरी लॉन्ग, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर था ये, राइट. और बेटा यहाँ से अब चीजें थोड़ी टफ होना स्टार्ट हो गई हैं. स्टार्टिंग के 5 जो चैप्टर्स थे वो छोटे छोटे से भी थे और क्या था इजी भी थे, लेकिन फ्रॉम स्टार्टिंग अब चैप्टर्स की स्ट्रेंथ लेंथ बढ़ी है सॉरी, और ज्यादा हमें इसमें पढ़ना है, ज्यादा समझना है, ज्यादा थोड़े से ये चैप्टर्स क्या है टफ है. बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज 6 चैप्टर के साथ 50% हमारा सिलेबस BST का कंप्लीट हो चुका है. अब सिर्फ 50% सिलेबस बचा हुआ है. वी हैव 12 चैप्टर्स, 12 में से 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं आज. अब 6 चैप्टर्स और बचे हुए हैं जिनको भी हम बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, समझेंगे और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे. वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना. कोई भी डाउट तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल फिक्स इट आउट देयर. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग. Thank you for watching. Tata. Bye bye.